आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेलगाड़ी। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने 150 साल से पहले से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? वे सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे। ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह के समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के लिए थे कई कारण थे। पहला कारण यह, अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है, जानवर उन्हें अपने शिकार के लिए या फिर हिरण, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इन्हें पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों और फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता था, और पानी झीलों और झरनों तथा नदियों में मिलता था। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में बारिश के बाद ही मिल जाता था, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से कुछ पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने के तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों तथा औजारों बनाने के लिए भी किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरस्थित हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के कारण प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान हैं चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियां और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें।
आग की खोज। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर करने आदि भगाने के लिए। बढ़ती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसका परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय भी जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पहले की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन जानवरों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने के कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर कुछ साल तक लग सकता है। इसलिए जब तक पेड़ पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फलों को पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों की उनकी रक्षा करने तथा बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाके लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर को देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है और साथ ही उनसे दूध प्राप्त हो सकता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों के उन्हें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। नीले वर्ग दिख रहे हैं। पता है कि इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाते हैं जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। वे पूरे उपमहाद्वीप में पा गए हैं। इनमें से
महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर है।